हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीपी सीकर। चलिए आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं वेक्टर एंड 3D पर। यह है लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि दोनों चीज़ें एक ही होती है और अगर आपको दो वेक्टर गिवन हो कि वो एक दूसरे के पैरेलल हैं या कोलिनियर है तो आपको रुकने का नहीं होता, आपको तुरंत एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर लिख देना है, उसके आगे अपने आप बातें बनेगी। ठीक है ना। अच्छा, बातें बना के भी दिखाई थी, कुछ रिजल्ट्स भी मैंने आपको जनरेट करवाए थे। ठीक है ना। तो चलिए आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो चलो देखो बेटा जी क्या लिया हुआ है। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। सबसे पहले दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ठीक है ना। और बोला है कि दोनों कोलिनियर है। अब जस्ट जैसे ये स्टेटमेंट बोल दे बेटा जी कि ये दोनों कोलिनियर है तो फिर आपको सोचना नहीं होता, आपको तुरंत एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स दूसरा लिख देना होता है। ठीक है ना। तो अब यहां पर आप लिख सकते हो एक्स पूछा है हमसे। ठीक है ना। अब यहां पर आप तुरंत लिख सकते हो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। मैंने एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर लिख दिया क्योंकि ये दोनों कैसे थे, कोलिनियर थे, पैरेलल थे। तो जब भी दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो किसी एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स हम दूसरा वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब जरा ए वेक्टर लिखिए यहां पर आप। ये हो गया एक्स प्लस टू आई कैप एक्स माइनस वाई जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बी वेक्टर देखो वो रहा एक्स माइनस वन आई कैप प्लस टू लैम्डा के कैप। ठीक है ना, प्लस टू लैम्डा के कैप। बहुत सीधी सिंपल सी बात। अब सुनो मेरी बात, ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल है। ठीक है ना। देखो ना, ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, यहां पर 1 हो गया z कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट, ये z कंपोनेंट, y कंपोनेंट नजर नहीं आ रहा, 0 हो गया। अब सोचिए दो वेक्टर मैंने आपको बताया था, ये वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल होना चाह रहा है। तो दो वेक्टर एक दूसरे के इक्वल कब होते हैं? जब उसका x कंपोनेंट के इक्वल हो, y कंपोनेंट के इक्वल हो और z कंपोनेंट के इक्वल हो। तो चला इधर आइए बेटा जी, क्या लिख सकते हैं अपन यहां पर हम लिख सकते हैं x प्लस टू किसके इक्वल होना चाहिए? लैम्डा टाइम्स x माइनस वन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना। पहली कंडीशन तो ये पता चलती है। सेकंड कंडीशन माइनस x माइनस वाई, ये कौन है? इस वेक्टर का y कंपोनेंट। और जबकि यहां y वो j कैप नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब उसका कंपोनेंट क्या रहा होगा? 0 रहा होगा, तभी तो वो नजर नहीं आ रहा बेटा जी। ठीक है ना। अच्छा, z कंपोनेंट की बात करूं तो यहां तो 1 है और यहां z कंपोनेंट 2 लैम्डा है। बेटा मजा आ गया, यहां से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई बेटा जी? 1/2। अब सोचिए लैम्डा का वैल्यू 1/2 आ गया है। अब अगर लैम्डा का वैल्यू 1/2 है तो क्यों ना ये 1/2 यहां से उठाकर यहां पुट कर दें, तो इससे फायदा क्या होगा? हमारे पास x आ जाएगा। देखो ना बेटा जी, ये हो गया x प्लस टू इक्वल टू 1/2 x माइनस वन। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 2x प्लस 4 इक्वल टू x माइनस वन। तो यहां से आपके पास हो गया बेटा जी x इक्वल टू, देखो देखो गौर करके देखो, ये इधर आ गया, वो उधर चला गया, -5। x इक्वल टू -5। और अगर x -5 है तो इसको ढंग से देखिए, ये कह रहा है कि x इक्वल टू वाई है, तो y भी कितना हो गया बेटा जी? -5। तो आपके पास यहाँ x और y की वैल्यू आ चुकी है और वो वैल्यूज कितनी है बेटा जी? -5 एंड -5। और बहुत इजीली हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। सिंपल सी बात गिवन थी कि भैया ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है तो आप एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर लिख दें। हाँ, कुछ बच्चे वैसे भी करते हैं, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन मैं कहता हूं कि क्यों ना हम दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट फिट रखें और इसी को बार बार यूज करें। ठीक है ना। तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया बेटा जी? लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। यूज किया, आंसर आ गया। ये हो गया हमारा आज का फर्स्ट प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जरा रीड करो बेटा जी इसको। देखो सेकंड प्रॉब्लम क्या बोला है, पढ़ो जरा इसको। बोला है कि ए एंड बी आर टू नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर। ए और बी कोलिनियर नहीं दिए हुए, क्या दिए हुए बेटा जी? नॉन कोलिनियर दिए हुए और साथ में नॉन जीरो गिवन है। ओके, उसके बाद में एंड वेक्टर्स। अच्छा, कुछ और वेक्टर है अपने पास, यस, अल्फा एंड बीटा। ये दो और वेक्टर है बेटा जी। ठीक है ना। देखो ना, ये अल्फा वेक्टर और ये बीटा वेक्टर, और ये कोलिनियर बोले हैं बेटा जी। ठीक है ना। ए और बी तो नॉन कोलिनियर है, लेकिन अल्फा और बीटा जो वेक्टर है वो कोलिनियर बोला है। और अब हमसे स्केलर एक्स मांगा है। क्या मांगा है बेटा जी? स्केलर एक्स मांगा है। तो अपने को ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, अपने को सिंपल तरीके से चलना है। क्या बोला है कि ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? कोलिनियर। ठीक है ना। बोला है कि अल्फा पैरेलल है किसके? बीटा के। और अगर ऐसा नजर आ जाए तो फिर रुकता कौन है? फिर तो हम क्या लिखते हैं? अल्फा इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बीटा। बेटा ये तो लिखते हैं अल्फा इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बीटा। तो चला बताओ मुझे अल्फा तो क्या है? अल्फा हो गया बेटा जी अपने पास x माइनस टू
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बीटा 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 3 प्लस 2x ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ठीक है ना बेटा। ओके, अल्फा और बीटा पैरेलल गिवन थे, कोलिनियर गिवन थे, तो मैंने अल्फा को लैम्डा टाइम्स बीटा लिख दिया, तो ये तो आपका अल्फा वेक्टर मैंने एज इट इज लिख दिया, ये आपका बीटा वेक्टर, ठीक है ना, और साथ में लैम्डा डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी मतलब बड़ी भारी सी कोई बात है नहीं यहां पर। अब जरा इधर देखो, अब क्या करें। अब एक बात समझ में आती है कि पिछले प्रॉब्लम में तो क्या था कि हमें कंपोनेंट नजर आ रहे थे, इधर वाले वेक्टर के भी और इधर वाले वेक्टर के भी, हमें आई जे के तीनों नजर आ रहे थे, मतलब हमें एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट नजर आ रहे थे, हमने उनको इक्वल कर दिया, बात बन गई। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कंपोनेंट्स कहां नजर आ रहे हैं, यहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रहे। तो फिर क्या करें, फिर एक काम करो बेटा जी, इन सबको उठा के इधर इस ओर ले आओ, इधर ले आओ, इधर शिफ्ट करो। तो जरा देखो, सबसे पहले तो क्या आ गया हमारे पास, एक्स माइनस 2 माइनस लैम्डा 3 प्लस 2x ए वेक्टर, ठीक है ना, इसको उठाकर इधर ले आए, ये आ गया प्लस। अब जरा गौर करके देखो, यहां तो 1 है, इधर से ये माइनस 2 लैम्डा भी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा बी वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर, ठीक है ना। तो जरा सुनिएगा बेटा जी, क्या हुआ, हमने इनको उठाकर इस ओर शिफ्ट कर लिया। अब हमारे सामने सीन ये है, अब इसको समझते हैं, हमें x चाहिए। देखो क्या है, अब यहां पर अगर गौर करके देखो तो x स्केलर है, लैम्डा स्केलर है, ये तो ये पूरा एक स्केलर है। मैं इस स्केलर को लैम्डा 1 लिख देता हूं, ठीक है ना, इस स्केलर को क्या लिख दिया मैंने, लैम्डा 1। साथ में मुझे a वेक्टर नजर आ रहा है, ये देखो ना, ये भी स्केलर है, तो मैंने इसको लैम्डा 2 लिख दिया, और ये b वेक्टर नजर आ रहा है, और इक्वल टू नल वेक्टर। अब याद करो, कल जो क्लास ली थी हमने, उसका आखिरी पॉइंट यही तो था बेटा जी, मतलब हमको ये 0 चाहिए, हमको ये 0 चाहिए। अब याद कीजिए, कल की क्लास में आखिर में यही तो पढ़ाया था मैंने बेटा जी, ठीक है ना। तो देखो बेटा जी, ये 0 चाहिए, तो मैंने क्या बोला था कि इसको अचीव करने के 2 तरीके हैं, इसको अचीव करने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो क्या है कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों 0 हो जाए, और दूसरा रास्ता क्या है, ए और बी पैरेलल हो जाए। दूसरा रास्ता क्या बताया मैंने, ए और बी पैरेलल हो जाए। अब आप सोचिए, ये फैसिलिटी तो अवेलेबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो इनिशियली हमें गिवन है A एंड B आर नॉन कोलिनियर, मतलब वो पैरेलल नहीं हो सकते। इसका मतलब क्लियर है कि ये चीज तो अवेलेबल नहीं है, तो फिर अवेलेबिलिटी इसी बात की है, तो ये अचीव करना है, मतलब अगर ये अचीव करना है तो आपको लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों को 0 करना पड़ेगा, मतलब इसको भी 0 करना पड़ेगा और इसको भी 0 करना पड़ेगा, तभी आपकी बात बनेगी, खत्म कहानी। तो अब बताओ बेटा जी, ये 0 होना चाहिए। अगर आपको ये अचीव करना है, आप चाहते हो कि ये 0 हो जाए, तो ये तभी हो पाएगा बेटा जी जब ये स्केलर और ये स्केलर दोनों क्या हो, 0। क्योंकि दूसरा जो रास्ता था वो तो आपने बंद कर दिया, ठीक है ना। ए और बी पैरेलल हो जाए तो भी ये अचीव किया जा सकता था, ये अचीव किया जा सकता था, लेकिन आपने कहा कि ए और बी तो नॉन कोलिनियर है, आपने पहले क्वेश्चन में ही गिवन है आपने, ठीक है ना। तो देखो बेटा जी, अब ये हो गया एक्स माइनस 2 माइनस लैम्डा 3 प्लस 2x इक्वल टू 0, और सिर्फ इसके 0 होने से काम नहीं चलेगा, लैम्डा 2 भी 0 होना चाहिए, मतलब 1 प्लस 2 लैम्डा, ये भी क्या होना चाहिए, 0। गौर करके देखो, लैम्डा का वैल्यू आ गया कितना बेटा जी, -12, लेकिन हमें लैम्डा नहीं चाहिए, हमें तो x चाहिए, तो यहां से लैम्डा उठाकर यहां पुट कर दीजिए, अब x भी आएगा। तो देखो ये हो गया x माइनस 2 प्लस हाफ 3 प्लस 2x इक्वल टू 0। तो यहां से अगर देखो तो ये हो गया 2x माइनस 4, देखो ना, -4 प्लस 3 प्लस 2x इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहां से आ गया 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू आ गया बेटा जी 1/4, ठीक है ना। x इक्वल टू कितना आ गया, 1/4, और ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया है बेटा जी, ठीक है ना। पिछले प्रॉब्लम में क्या था, जब हमने डायरेक्ट कंपेयर किया तो वहां क्या कंपोनेंट्स थे बेटा जी, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, लेकिन अभी क्या है, अभी कंपोनेंट नजर नहीं आ रहे ना। देखो ना, कहां कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इधर शिफ्ट किया, तो हमें पता चला कि हमारे पास तो यही सीन बन गया, ठीक है ना। और ये बन गया तो मजा आ गया, वेक्टर नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर। कल याद करो आखिरी स्टेटमेंट लिखाया था, इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड दिस वन इक्वल टू 0, देन लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू 0। यही आखिरी स्टेटमेंट था, और देख लो वही स्टेटमेंट यहाँ काम आ गया। तो मैं आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूँ कि अब अगर आपके सामने कभी कोई 2 वेक्टर हो और उनके बारे में ऐसा बोल रखा हो,
नॉन जीरो नॉन कोलिनियर। तो आप ये दिमाग में जरूर रखिएगा कि हो सकता है कि क्वेश्चन में ऐसा कोई सिनेरियो जनरेट हो जाए और उसके बाद में हम लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को जीरो कर दें, ठीक है ना। इस बात को दिमाग में जरूर रखिएगा आप बेटा जी, ठीक है ना। अगर दो वेक्टर के बारे में क्या बोल दिया जाए, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, तो दिमाग में रखना ये बात कि हो सकता है कि ऐसा सिनेरियो जनरेट हो जाए बेटा जी, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला प्रॉब्लम भी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अगला प्रॉब्लम बेटा जी, ठीक है, इसमें एक काम और करते हैं, यहां मैं लिख देता हूं ए बी एंड सी कैसे वेक्टर है, नॉन जीरो। हाँ, अब प्रॉब्लम पढ़ो बेटा जी। क्या बोला है, 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी आर सच दैट एनी 2 ऑफ देम आर नॉट कोलिनियर, ठीक है ना। वेक्टर्स नॉन कोलिनियर गिवन है बेटा जी, वेक्टर्स नॉन कोलिनियर गिवन है और नॉन जीरो भी गिवन है। देखो ना, वेक्टर्स नॉन कोलिनियर नॉन जीरो गिवन है, और अभी मैंने बताया जब भी नॉन जीरो नॉन कोलिनियर गिवन हो तो दिमाग में एक आइडिया रहना चाहिए कि ऐसा सिनेरियो जनरेट हो सकता है लैम्डा 1 ए वेक्टर प्लस लैम्डा 2 बी वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर, ठीक है ना। ऐसा सिनेरियो जनरेट हो सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है, नॉन कोलिनियर गिवन है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है, इफ ए प्लस 2b वेक्टर, ये कोई वेक्टर हुआ बेटा, इज कोलिनियर विद सी वेक्टर, ए प्लस 2b वेक्टर को कोलिनियर बोला है सी वेक्टर के साथ। तो बेटा जी जब भी कोलिनियर वर्ड कानों में गिरता है तो हम तो यही काम करते हैं कि भैया अगर आपने बोल दिया कि ए प्लस 2b वेक्टर इज पैरेलल टू सी वेक्टर, तो हमसे अब रुका नहीं जाएगा, हम तुरंत क्या लिखेंगे, ए प्लस 2b वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर। हम रुक नहीं सकते ना बेटा, हमसे रुका ही नहीं जाता। तो ये हमारे पास पहला सिनेरियो जनरेट हुआ। फिर इन्होंने बोला b प्लस 3c वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर, देखो ना, और फिर से अगर पैरेलल बोल दिया तो हमसे फिर से नहीं रुका जाएगा। तो मैंने यहां लिख दिया म्यू टाइम्स ए वेक्टर। अच्छा देखो बेटा, लैम्डा यहां यूज किया तो जरूरी थोड़ी है कि जैसा यहां चाहिए हो स्केलर वही सेम स्केलर यहां चाहिए होगा, तो यहां डिफरेंट स्केलर ले लिया, म्यू ले लिया, ठीक है ना। ये हो गई हमारे पास कंडीशन नंबर 2। चलिए बहुत अच्छी बात। अब क्या बोला है वो देखो, अब बोला है प्रूव दैट a प्लस 2b प्लस 6c वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर। ये बताना है कि इन तीनों का सम नल वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो अब कैसे ये बात बनाई जाए, कैसे ये बात बनाई जाए, तो देखो बेटा जी मुझे एक चीज समझ में आ रही है। यहां पर आपने बोला कि a b और c इन तीनों में से कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है, कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है, ना तो ए और बी कोलिनियर है, ना बी और सी कोलिनियर है, ना ए और सी कोलिनियर है। मतलब ये पेयर वाइज नॉन कोलिनियर है और नॉन जीरो है। अब मेरा ये मन कर रहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो इस चीज का एडवांटेज लेकर हम लैम्डा और म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, एक काम करते हैं ना, पेयर वाइज अपन के पास फंडा दो वेक्टर के लिए होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को सॉल्व करके किसी एक वेक्टर को एलिमिनेट कर ले और बचे हुए दो वेक्टर के बीच में इस चीज को यूज कर ले बेटा जी, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इजीली जो एलिमिनेट हो सकता है वो बी है। देखो ना, यहाँ 2b और यहाँ b है, 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दें, ठीक है ना। तो जरा इधर देखो बेटा जी, एक काम करो, उसको भी इधर लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया b प्लस 3c, और अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसको करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और सबट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा जी, सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब सबट्रैक्ट किया तो जरा देखो, यहां तो आ गया a, 2b और 2b तो कैंसिल हो जाएगा, अरे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, कैंसिल हो गया, माइनस देखो गौर करके 6c हो गया, a वेक्टर माइनस 6c वेक्टर, और इधर आ जाएगा लैम्डा c वेक्टर माइनस 2 म्यू a वेक्टर, ठीक है ना, 2 म्यू a वेक्टर। अब देखते हैं फायदा क्या हो गया। अब देखो, अब आपको सिर्फ दो ही वेक्टर नजर आ रहे हैं, या तो a वेक्टर नजर आ रहा है या c वेक्टर नजर आ रहा है, अब b नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। मैंने पेयर वाइज जनरेशन पर फोकस किया, क्यों, क्योंकि देखो बेटा जी अगर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर दिए हुए हैं तो फिर मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना उस चीज के पास चला जाए, लैम्डा 1 a प्लस लैम्डा 2 b इक्वल टू नल, ठीक है ना। और वैसा ही मैंने कुछ कर लिया है, अब सबको उठा के छोड़ लिया हो, तो यहां पर हो गया 1 प्लस 2 म्यू a वेक्टर प्लस माइनस 6 माइनस लैम्डा c वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर। अब जरा इसको गौर करके देखो, ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो लैम्डा 1 a वेक्टर प्लस लैम्डा 2
सी वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर। अचीव करने के दो रास्ते हैं, या तो ए और बी, ए और सी पैरेलल हो, जो हो नहीं सकते, गिवन है ए और सी कैसे है, नॉन कोलिनियर है, तो ये दोनों पैरेलल हो नहीं सकते, ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो फिर इसको अचीव करने का एक ही तरीका है, ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए। तो देखो बेटा जो उस स्टेटमेंट को हमने फिर से यूज कर डाला, तो 1 + 2 म्यू जीरो हो जाए, या -6 माइनस लैम्डा, सॉरी यानी एंड, ठीक है ना, एंड -6 माइनस लैम्डा भी जीरो हो जाए। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -6, और म्यू की वैल्यू आ गई -12। अब आप किसी को भी यूज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप यहां से -6 को उठाकर यहां पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, या म्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, एक ही बात है, ठीक है ना। लैम्डा को उठाकर यहां पुट किया तो जरा देखो आपके पास क्या आ गया, a + 2b वेक्टर इक्वल टू -6c वेक्टर, इधर शिफ्ट कीजिए तो a + 2b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को बात समझ में आ गई होगी, और यही हमको प्रूव करना था। तो देखो बेटा जी, आज इस लेक्चर का जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है वो ये है कि भैया नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर गिवन हो कोई भी दो, तो आप दिमाग में ये फिट रखिए कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, λ1 a वेक्टर प्लस λ2 b वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर जैसा कुछ सीन जनरेट हो सकता है, और उसका यूज करके हम इस प्रॉब्लम को बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अभी आगे बढ़ते हैं, और जो हम आगे बढ़ते हैं, और अभी जो हम पढ़ रहे थे कोलिनियर, पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ये जो हम सब पढ़ रहे थे ना, इन्हीं पर थोड़ा सा और काम करते हैं, ठीक है ना। इन्हीं के कुछ और एप्लीकेशंस हैं, आइए उन पर बातें करते हैं। तो यहां पर अब उन्हीं का एक जोरदार एप्लीकेशन है, और उसका नाम है बेटा जी स्ट्रेट लाइन। आप सोच रहे होंगे सर सडनली ये कहां से आ गया, कोई नहीं बेटा जी, कोई भी आ सकता है, स्ट्रेट लाइन भी आ सकती है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन, ओके, स्ट्रेट लाइन क्या होता है आपने 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन क्या होता है आप लोग सब लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास में। लोकस क्या होता है, लोकस, ठीक है ना, ये भी आपने 11th क्लास के अंदर बड़े ढंग से पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन की कुछ फॉर्म्स हैं जो आपको जनरेट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अब तक जो हमने वेक्टर में सीखा है, पिछले 2 लेक्चर्स में जो सीखा है, उसकी हेल्प से हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स लिखने वाले हैं। मैं आपको स्ट्रेट लाइन लिखना सिखा रहा हूँ, वेक्टर के अंदर कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले यहां पर फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म अपन स्टार्ट करते हैं किसका बेटा जी, स्ट्रेट लाइन का, जिसको अपन पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो मैक्सिमम टाइम यूज की जाती है, ठीक है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, जो मैक्सिमम यूज की जाती है। चलो, तो क्या है स्ट्रेट लाइन, क्या होता है वो आप सब लोग जानते हैं, आपने पढ़ा है 11th क्लास में। आइए हम उसको थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। जैसे मान लो, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपको। जैसे मान लो आपको टास्क मिला कि भैया एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखिए जो 1, 2 से पास करती है और जिसका स्लोप 2 है। तो आप खटाक से लिखते हैं y - 2 इक्वल टू 2x - 1, ठीक है ना, ये लिखते हैं बेटा जी। मैं क्या कह रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखिए जो 1, 2 से पास करता है और जिसका स्लोप 2 है। तो आप क्या लिखते हैं, y - y1 इक्वल टू m x - x1, ठीक है ना। अब मैं आपसे यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि जो क्वेश्चन मैंने बोला उसमें तो मैंने सिर्फ ये बोला कि एक लाइन लिखना है जो 1, 2 से पास करे और जिसका स्लोप 2 हो। मैंने तो कहीं पर भी क्वेश्चन के अंदर x और y नहीं बोला, आपने अपनी तरफ से एक्स वाई लिया, और आप सबको पता है ये एक्स वाई कुछ और नहीं था, ये वो मूविंग पॉइंट था जिसका एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन लोकस थी, ठीक है ना। उस मूविंग पॉइंट का लोकस ही ये स्ट्रेट लाइन थी, तो वो मूविंग पॉइंट अपन h, k मानते थे और फाइनली उसको x, y लिखते थे, ठीक है ना। ये वही x और y है बेटा जी, ये वही x, y है जो लाइन पर हर जगह अवेलेबल है, ठीक है ना। मतलब ये अपन खुद से लेते हैं, x, y अपन क्या करते हैं बेटा जी, हमेशा खुद से लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में थोड़ी गिवन होता है, क्वेश्चन में तो सिर्फ ये गिवन होगा फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 एंड विद स्लोप 2, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में तो मैंने कहीं एक्स वाई नहीं बोला, आपने खुद से लिया ना बेटा जी, क्योंकि आपको पता है कि एक वेरिएबल पॉइंट हमेशा उस लाइन पर है जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। हम जो लाइन फाइंड करना चाह रहे हैं वो 1, 2 से पास कर रही है, उसका स्लोप 2 है, तो इस लाइन पर एक पॉइंट हमेशा है, और वो पॉइंट क्या है बेटा जी, वो पॉइंट है x, y,
ये मूविंग पॉइंट जिसने इस लाइन को बनाया ये हमेशा इसी लाइन पर रहेगा। और फिर आप क्या करते हैं कि भैया इस लाइन का स्लोप क्या लिखेंगे, y माइनस टू बाई एक्स माइनस वन, अरे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और स्लोप कितना गिवन है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो ये लाइन का इक्वेशन आ गया। यही तो करते हैं बेटा जी अपन हमेशा, ठीक है ना। तो क्या समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि x और y हमें खुद से लेना होता है, x और y हमें खुद से लेना होता है। तो चलिए आइए अब यहां समझते हैं क्या हो रहा है, ठीक है ना। बहुत ढंग से सुनना है, बहुत ढंग से समझना है, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना, बस बहुत मजा आने वाला है बेटा जी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है पहले मैं बता देता हूं। हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through point A and parallel to vector B। ओके, कौन सी लाइन लिखनी है हमें, हमें वो लाइन लिखना है बेटा जी जो पॉइंट ए से तो पास कर रहा है, पॉइंट ए से तो पास कर रहा है और वेक्टर बी के पैरेलल है, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। हमें ए से पास करने वाला लाइन चाहिए जो वेक्टर बी के पैरेलल हो। आराम से सुनिएगा, समझिएगा। जब भी हम एक स्ट्रेट लाइन लिखना चाहते हैं तो हम डिमांड करते हैं, जो सामने जिसने हमसे क्वेश्चन पूछा, जिसने हमसे लाइन पूछी, उससे हम डिमांड करते हैं दो इन्फॉर्मेशन की, टू इन्फॉर्मेशंस की, ठीक है ना। और यहां पर वो दो इन्फॉर्मेशंस नजर आ रही है, एक पॉइंट गिवन है जिससे लाइन पास कर रही है और एक वेक्टर गिवन है जिसकी लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। तो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशंस है, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस लाइन का इक्वेशन। तो जरा इधर देखिए बेटा जी, आराम से सुनिएगा, समझिएगा। मान लीजिए ये वो लाइन है जो पॉइंट ए से, जो पॉइंट ए से पास कर रही है, जो पॉइंट ए से पास कर रही है और वेक्टर बी के पैरेलल है। वेक्टर बी के क्या है बेटा जी, पैरेलल है, ठीक है ना। पॉइंट ए से तो पास कर रही है और वेक्टर बी के पैरेलल है। हमें ये लाइन चाहिए, हमें ये लाइन चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्या कहता हूं, मैं क्या कहता हूं कि देखो बेटा जी, ये लाइन चाहिए तो ये लाइन किसी ना किसी मूविंग पॉइंट का लोकस होगा। जैसे अभी जो मैंने लाइन लिखी थी वो किसका लोकस था, एक्स कोमा वाई का, एक्स कोमा वाई हमेशा उस पे था। तो उसी तरीके से यहां पर भी तो कोई मूविंग पॉइंट होगा जो हमेशा इस पर होगा, ठीक है ना। तो उस मूविंग पॉइंट को मैंने पी बोल दिया, ठीक है ना, और उसके कोऑर्डिनेट को मान लिया आर वेक्टर, ठीक है ना, आर वेक्टर। यहां पर एक्स कोमा वाई नहीं, यहां पर अगर हमने पॉइंट वेक्टर फॉर्म में लिखा है, हमने पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखा है पॉइंट को, तो इस पॉइंट को भी अपन पोजीशन वेक्टर फॉर्म में ही लिखेंगे बेटा जी, ठीक है ना। तो ये मैंने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया, वेरिएबल पॉइंट, ये वेरिएबल पॉइंट जो इस लाइन पर मूव कर रहा है, जो वहां पर हमने क्या लिया था, एक्स कोमा वाई, क्या लिया था बेटा जी, एक्स कोमा वाई। वैसे यहां पर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या ले लिया मैंने, आर वेक्टर। ये वो पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है और ये वो वेक्टर जिसके लाइन पैरेलल है। अब आप सोचिए, अब आप सोचिए, कहानी हो गई खत्म। देखो वहां एक्स वाई का जो रिलेशन आया था उसी को हमने लाइन का इक्वेशन बोला था। देखो मैंने क्या किया था वहां पर, याद करो वापस, 1,2 क्या बेटा जी, 1,2 और स्लोप लिया था 2। मैंने इस पे एक मूविंग पॉइंट मान लिया था, क्या, एक्स कोमा वाई, याद करो। यहां मैंने क्या मान लिया, आर, और फिर मैंने क्या बोला, इस एक्स और वाई का जो रिलेशन होगा, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन होगा, मतलब इसका जो रिलेशन होगा वो ही इस लाइन की इक्वेशन होगी। तो फिर हमने रिलेशन कैसे बनाया, हमने लिखा कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, y माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1, जो कितना गिवन है, 2 गिवन है। बस देखो एक्स वाई का रिलेशन है और उसी को हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल दिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसी को हमने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ, ये 11th क्लास से पढ़ा है आपने, लोकस क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा है बेटा जी, ठीक है ना। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब सुनो मेरी बात, मुद्दे की बात। जैसे यहां पर एक्स वाई का रिलेशन स्ट्रेट लाइन है, वैसे यहां पर आर का रिलेशन क्या होगा बेटा जी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। तो देखो बेटा जी, यहां पर भी रिलेशन बनने को तैयार है। कैसे तैयार है वो सुनिए, गौर करके देखो। ये वेक्टर और ये वेक्टर तो हमेशा पैरेलल होंगे।
अब आप कहेंगे हमेशा कैसे पैरेलल होंगे सर, ये P उठकर इधर आ गया तो ये तो ऐसे हो जाएगा और ये वैसे। अरे एंटी पैरेलल है, लेकिन बोले तो पैरेलल ही जाएंगे ना, बोले तो कोलिनियर ही जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मजा आ गया। मजा ये आ गया कि मैं लिख सकता हूं यहां पर, मैं लिख सकता हूं यहां पर कि जो AP वेक्टर है वो पैरेलल होगा B वेक्टर के, और ये भी लिख सकता हूं मैं ऑलवेज, ठीक है ना। AP वेक्टर B वेक्टर के पैरेलल होगा, ठीक है ना। ये आपको मानना ही पड़ेगा बेटा जी। मुझे R का रिलेशन चाहिए किसी तरीके से, लोकस कैसे फाइंड करते थे, H और K का रिलेशन चाहिए किसी भी तरीके से, वही मैं यहां पर करने वाला हूं। मुझे R का रिलेशन चाहिए किसी भी तरीके से। तो अब जरा इधर देखो, क्या AP वेक्टर B वेक्टर के पैरेलल होगा हमेशा, बिल्कुल होगा। अब अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो मैं एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर लिख सकता हूं, और ये लिखने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने लिख डाला बेटा जी। अब मुझे आप फटाक से AP वेक्टर लिखाओ। अब बताओ बेटा जी, इस वेक्टर को कैसे लिखाओगे, याद करो, दो पॉइंट को ज्वाइन करके वेक्टर कैसे बनाते थे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या लिखोगे, R माइनस A इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर। तो R इक्वल टू आ गया बेटा जी A प्लस लैम्डा B वेक्टर, और ये आ गई हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो पॉइंट A से तो पास कर रही है। देखो ये तो पॉइंट है, पॉइंट से तो पास कर रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है ना। ये वो स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट A से तो पास करती है और वेक्टर B के पैरेलल है। पॉइंट A से तो पास करती है और वेक्टर B के पैरेलल। देखो ना हमने रिलेशन बना लिया। अच्छा, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो लैम्डा है वो पैरामीटर है। याद करो पैरामेट्रिक फॉर्म वहां भी लिखी थी हमने 11th क्लास स्ट्रेट लाइन में, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, लिखा था या नहीं लिखा था। बस वैसे यहां भी पैरामेट्रिक फॉर्म है, ठीक है ना, और सबसे ज्यादा यही यूज होती है बेटा यहां पर। तो लैम्डा क्या है, यहां पर पैरामीटर है और रियल पैरामीटर है, ठीक है ना। लैम्डा पैरामीटर एंड लैम्डा कैन बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो पॉइंट A से पास करता है और वेक्टर B के पैरेलल है। पॉइंट A से पास करता है और वेक्टर B के पैरेलल है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ठीक है ना। तो जरा इधर देखिए बेटा जी, इधर देखिए, मैं यहां प्रूव कर सकता हूं कि R का जो लोकस है, R का जो पाथ है वो यही स्ट्रेट लाइन है जो हमको चाहिए, वो यहां से पता चलता है। क्यों, क्योंकि देखो बेटा जी यहां पर हमने देखो A फिक्स्ड था, B फिक्स्ड था और R मूविंग था, और हमने R को बाउंड किया इस कंडीशन पर। हमने बोला कि AP वेक्टर मतलब R और A जो वेक्टर बनाएंगे वो B के पैरेलल रहे। यही तो हमने बाउंडेशन लगाई बेटा जी, यही तो हमने बाउंडेशन लगाई कि R और A मिलकर जो वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं वो B के पैरेलल रहे। तो अब R की मजबूरी रह गई, अब इस मूविंग पॉइंट की मजबूरी हो गई कि उसको अब इसी लाइन पे चलना पड़ेगा, इस लाइन को नहीं छोड़ सकता। सोचो ना, ये R यहां से हटके यहां आ जाए तो अब आपका AP वेक्टर ये होगा, अब आपका AP वेक्टर ये होगा। अब AP वेक्टर ये है तो ये B के पैरेलल कहां हुआ, ठीक है ना, नहीं हुआ। जबकि अगर मैंने ये शर्त लगा दी तो अब ये कुछ भी कर ले ये लाइन को छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि लाइन को छोड़ते ही तो ये कंडीशन फॉलो ही नहीं होगी। और जबकि हमने ये कंडीशन लगा दी तो अब R को इसी को फॉलो करना है, और अगर R को इसी को फॉलो करना है तो R को इसी लाइन पे चलना पड़ेगा। इसका मतलब R का पाथ यही स्ट्रेट लाइन है जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये तो क्लियर कट बात हो गई कि जैसे हमने ये कंस्ट्रेंट लगाया R मजबूर हो गया इसी लाइन पे चलने के लिए, इसलिए यही R का पाथ होगा। और R का जो रिलेशन है वही इस पाथ की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि क्या है, A प्लस लैम्डा B, R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है बेटा जी, वेक्टर में ऐसे लिखा जाता है R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। अभी मैं प्रूव कराऊंगा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने 11th क्लास से पढ़ा था, ठीक है ना। इसको जब मैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो आपको फील आएगा बेटा जी। अभी तो क्या वेक्टर फॉर्म में इसलिए फील नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे मिलेगा बेटा लिखा हुआ। तो आप पैनिक ना कीजिए, मस्त रहिए, ठीक है ना, पैनिक ना कीजिए, मस्त रहिए, ठीक है ना। तो यहां पर आ गया R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड पैरेलल टू वेक्टर B। अब यहां पर लैम्डा के पैरामीटर होने का क्या सिग्निफिकेंस है, जरा उसको समझते हैं। R A प्लस लैम्डा B। अब सोचिए, ये एक मूविंग पॉइंट है, ये मूविंग है मतलब ये चेंज हो रहा है। ये कैसा है, A फिक्स्ड पॉइंट, B कैसा है, फिक्स्ड वेक्टर। तो सोचो
ए फिक्स्ड है, बी फिक्स्ड है, और अगर लैम्डा फिक्स्ड हो गया, अगर लैम्डा फिक्स्ड हो गया तो ये तो पूरा ही फिक्स्ड हो जाएगा, और अगर ये फिक्स्ड हो गया तो आर फिक्स्ड हो गया, और आर फिक्स्ड हो गया तो आर मूविंग कैसे होगा, और अगर आर मूविंग नहीं होगा तो वो पाथ कैसे ट्रेस करेगा, और वो पाथ ट्रेस नहीं करेगा तो स्ट्रेट लाइन कैसे मिलेगी। आप खुद सोचिए ना, खुद सोचिए। हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था लैम्डा का। लैम्डा क्यों यूज करते हैं हम? मैग्नीट्यूड को एडजस्ट करने के लिए। अब मैं कहता हूं कि यहां पर एपी और बी का मैग्नीट्यूड हमें हर इंस्टेंट पर सेट करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पी मूविंग है। अब पी मूविंग है तो एपी का मैग्नीट्यूड तो हर बार चेंज हो रहा है ना। जैसे पी यहां से उठकर मान लो यहां आ गया बेटा जी, यहां से उठकर यहां चला गया पी, तो सोचो ना अब एपी का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए लैम्डा को खुद को चेंज करना पड़ेगा ना। तो लैम्डा फिक्स नहीं हो सकता, लैम्डा फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लैम्डा फिक्स हो गया तो पी अगर यहां से उठकर वहां चला गया तो मैग्नीट्यूड कौन सेट करेगा? बी फिक्स्ड है, वो तो चेंज हो नहीं सकता। लैम्डा को ही खुद को चेंज करना पड़ेगा ताकि मैग्नीट्यूड को एडजस्ट किया जा सके। अच्छा, मैंने लैम्डा को आर क्यों लिखा? मतलब आर लिखने का मतलब ये हो गया पॉजिटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, जीरो भी हो गया। अच्छा, इसलिए आर लिखा, नेगेटिव इसलिए ले रहा हूं बेटा जी मैं लैम्डा को, क्योंकि अगर ये इधर से उठकर इधर आ गया, मान लो आर तो इस लाइन पे कहीं भी कहीं जा सकता है ना, तो मान लो ये इधर आ गया तो इसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, बी उधर है, तो इन दोनों वेक्टर को एपी को और बी को अगर इक्वल करके लिखना है आपको तो लैम्डा को खुद को नेगेटिव करना पड़ेगा ताकि डायरेक्शन को मैनेज किया जा सके। अच्छा, जीरो भी है वहां पर, क्यों है? क्योंकि आर यहां से उठकर यहां भी तो आ सकता है ना, और अगर आर यहां से उठकर यहां आ गया तो एपी नल वेक्टर हो जाएगा, और अगर ये नल वेक्टर हो गया तो इसको नल करने के लिए लैम्डा को जीरो होना ही पड़ेगा। ठीक है ना? दैट्स व्हाई लैम्डा बिलोंग्स टू आर एंड लैम्डा इज अ पैरामीटर। ठीक है ना? लैम्डा फिक्स क्वांटिटी नहीं है, ये पैरामीटर है। अगर लैम्डा फिक्स हो गया, अगर लैम्डा फिक्स्ड हो गया बेटा जी, तो फिर ये आर भी फिक्स्ड हो जाएगा। मतलब आर फिर मूविंग पॉइंट नहीं, वो एक फिक्स पॉइंट होगा इस लाइन के ऊपर। ठीक है ना? इस लाइन के ऊपर एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, क्योंकि ए फिक्स्ड है, बी फिक्स्ड है, और अगर लैम्डा भी फिक्स्ड, इन दैट केस ये पूरा फिक्स्ड, तो आर फिक्स्ड, आर फिक्स्ड, तो फिर बेटा जी यहां दिख रहा है आर, बस वो वही है, फिर कहीं और नहीं जा सकता। ठीक है ना? तो बेटा जी सीधी और सिंपल सी बात है, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को जो पॉइंट ए से पास करती है और वेक्टर बी के पैरेलल है। तो चलो एक क्वेश्चन लेकर मैं आपको थोड़ा सा इसको लिखना सिखा देता हूं। ठीक है ना? देखो, जैसे मान लो आपसे बोल दिया जाए फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2i माइनस 3j प्लस 4k। अब मैंने इसको पॉइंट बोल दिया, आप कहेंगे सर ये तो वेक्टर, इसको पॉइंट कैसे बोल रहे हो? आप तुरंत समझ जाओ, मैंने आपको पोजीशन वेक्टर में पढ़ाया था, ये एक्चुअल में कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है 2, -3, 4, जिसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना? तो क्या मांगा मैंने? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू वेक्टर i माइनस j प्लस k। तो कुछ नहीं करना आपको, आपने पढ़ रखा है इक्वेशन क्या होता है, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो आर बोले तो x, y, z, तो वहां भी तो एक्स वाई की जगह एक्स वाई रहता है, उनकी जगह कुछ लिखना थोड़ी होता है। तो आर तो आर रह गया, इसको तो एज इट इज लिख देना है आपको। ए की जगह वो पॉइंट लिखना है जिससे लाइन पास कर रही है। तो लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? 2i माइनस 3j प्लस 4k से, प्लस लैम्डा। बी वो वेक्टर है जिसके लाइन पैरेलल है। लाइन किसके पैरेलल है? i माइनस जे प्लस के। तो ये आ गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो पॉइंट 2, -3, 4 से पास करती है, और वेक्टर i माइनस जे प्लस के पैरेलल है। ये तो वेक्टर ही है बेटा जी, ये तो वेक्टर ही है। ठीक है ना? ये पॉइंट है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते हैं बेटा जी, जो पॉइंट इससे पास कर रही है और इसके पैरेलल है। अब मेरी बात सुनो यहां पर ढंग से, कोई भी क्वेश्चन हो स्ट्रेट लाइन का यहां पर, ठीक है ना, जब आपसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मांगी जाएगी तो आपको अपना दिमाग लगाकर इन्हीं दो चीज़ों को फाइंड करके लाना पड़ेगा। आप इन दो के बिना स्ट्रेट लाइन लिख ही नहीं सकते। दो कौन सी चीज़ चाहिए आपको? एक तो पॉइंट चाहिए जिससे लाइन पास करे, और एक वेक्टर चाहिए जिसके लाइन पैरेलल हो। ठीक है ना? कोई सा भी प्रॉब्लम हो, चाहे इन्फॉर्मेशन किसी भी स्टाइल की गिवन हो, आपको ये दोनों चीज़ें ही ढूंढ कर लानी होगी। ठीक है ना? अभी तो मैंने सिर्फ एक फॉर्म पढ़ाई, आपको लग रहा होगा सर आपने ये पढ़ाया, इस पर यही चाहिए इसलिए आप ये बोल रहे हैं। नहीं,
इसके आगे और भी फॉर्म्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, और भी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन हम करेंगे, अगर हम आपको स्ट्रेट लाइन लिखना है ना, तो आपको दो चीज चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जिससे लाइन पास कर रही है, और एक वेक्टर चाहिए जिसके पैरेलल है। इसलिए मैंने सबसे पहले यही पढ़ाया है, ठीक है ना। एक पॉइंट चाहिए और एक वेक्टर चाहिए, पॉइंट जिससे पास करे, वेक्टर जिसके पैरेलल हो, ठीक है ना। ये दोनों हैं तो आप यहां लाइन लिख पाएंगे, वरना आप वेक्टर एंड 3D में लाइन नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब ये तो क्या हो गया बेटा जी, ये तो हो गया हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। पैरामेट्रिक क्यों बोला, समझ में आ गया, क्योंकि हमने यहां पर लाइन लिखने के लिए किसको यूज किया है, लैम्डा को। किसको यूज किया है बेटा जी, लैम्डा को यूज किया है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब यहीं पर मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं कार्टेशियन फॉर्म में, इसी लाइन को कन्वर्ट कर रहा हूं किस फॉर्म में बेटा जी, कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है ना। तो अब देखो क्वेश्चन में चेंजेस, क्वेश्चन में चेंज क्या है, देखो क्वेश्चन क्या ले रहा हूं अब मैं। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इक्वेशन of a straight line passing through point x1 comma y1 comma z1 and parallel to वेक्टर ai प्लस bj प्लस ck, ठीक है। देखो बेटा, बिल्कुल वही प्रॉब्लम है जो अभी थोड़ी देर पहले किया अपन ने वेक्टर फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से पास कर रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है। आइडेंटिकल प्रॉब्लम है जो अभी अपन ने सॉल्व किया है। लेकिन अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर ढंग से सुनिएगा, समझिएगा। देखो, हमने अभी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा है जो किसी पॉइंट से पास करती है और किसी वेक्टर के पैरेलल है, वो यही है बेटा जी, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या चेंजेस कर रहा हूं, जो आर है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म कौन सी होती है, जहां पर एक्स वाई जेड नजर आए, क्या नजर आए, मतलब एक्स वाई जेड की फॉर्म में जो लिखते हैं ना अपन, उसको अपन कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। और जो वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, जैसा कि ये लिखा अपन ने, तो इनको वेक्टर फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, जो भी आप कहना चाहो वो होता है, ठीक है ना। अब देखो उसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा। आर क्या है बेटा जी, आर वेक्टर नहीं है, आर पॉइंट है। अब पॉइंट है तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, एक्स आई वाई जे। वैसे भी हम इसको एक्स को वाई को जेड की तरह ही ट्रीट कर रहे थे, जेड के, समझ गए। आर को तो मैंने ये लिख दिया, मतलब आर कौन सा पॉइंट हो गया, जरा सोच के बताओ, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है ना। ए वो पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है, ठीक है ना। तो वो हमें गिवन है, क्या गिवन है, x1 कोमा y1 कोमा z1। तो बताइए ए क्या गिवन है आपको, x1i y1j, ये तो वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं पॉइंट को, z1 के। और अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे, x1 कोमा y1 कोमा z1, ठीक है ना। और फिर बी पॉइंट नहीं है बेटा जी, बी तो वो वेक्टर है जिसके लाइन पैरेलल है। तो वो वेक्टर क्या गिवन है अपने को, ai प्लस bj प्लस ck, ठीक है। ये तो वेक्टर है बेटा जी, इसको मत लिख देना a कोमा b कोमा c, ठीक है ना। ये दोनों तो पॉइंट है, जिसमें से एक फिक्स्ड पॉइंट है और एक मूविंग पॉइंट है। ये मूविंग पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। और ये क्या है बेटा जी, वेक्टर जिसके लाइन क्या है बेटा जी, पैरेलल, ठीक है ना। बस अब कहानी खत्म हो गई। अब मैं क्या कहता हूं कि ये सब उठाकर इसमें पुट कर दो, ये सब उठाओ और इसमें पुट कर दो, ठीक है ना, इसमें पुट कर दो। तो देखो यहां पर क्या आ गया, एक्स आई वाई जे जेड के इक्वल टू, ये उठाओ पुट करो, x1i y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ये रहा ai प्लस bj प्लस ck, ठीक है ना। ये हमने लिख दिया, ये सब चीजें उठा के पुट कर दी किसमें, लाइन में, ठीक है ना। तो ये देखो लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना। लेकिन अब देखो इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इधर आई जे के नजर आ रहा है, इधर भी आई जे के नजर आ रहा है। तो अब आप सोचिए ना, x तो कितना हो गया, कंपेयर करो दोनों साइड। अरे दो वेक्टर इक्वल होना चाह रहे हैं तो x कंपोनेंट x के इक्वल। अब इसका x कंपोनेंट बताओ, इसका x कंपोनेंट जो मुझे नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है x1। देखो x1 तो यहां से और लैम्बडा a वहां से,
ये तो x, y सिमिलरली बताओ y किसके इक्वल हो गया, y1 प्लस लैम्डा बी के, और z किसके इक्वल हो गया, z1 प्लस लैम्डा सी के। ठीक है ना। अब जरा इधर देखिए बेटा जी, यहां से हमारी बात ऑलमोस्ट बन गई। देखो कैसे, इसको उठा के इधर लियो और a का डिवाइड मार दो, इधर लियो b का डिवाइड मार दो, इधर लियो और c का डिवाइड मार दो। अब बताओ, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, इसका मतलब ये सब इक्वल हो गए। 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि जो h, k का रिलेशन होता है वो ही लोकस होता है। तो मैं यहां पर यही कहूंगा कि जो x, y, z का रिलेशन होगा वो ही आपका लोकस होगा। और ये जरा देखिए बेटा जी, आपके पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया है कार्टेशियन फॉर्म में। देखो यहाँ कोई वेक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, प्योरली x, y, z, x1, y1, z1, a, b, c नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कोई वेक्टर नहीं है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा जी, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट x1, y1, z1। तो अब जब आप कार्टेशियन फॉर्म में आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x, y, z, ये तो एज इट इज आएगा। यहां पर वो पॉइंट लिखना है आपको जिससे लाइन पास कर रही है, और यहां पर उस वेक्टर के कंपोनेंट लिखने हैं जिसके लाइन पैरेलल है। ठीक है ना। यहां पर जिस वेक्टर के पैरेलल थी उस वेक्टर के कंपोनेंट क्या थे, a, b, c। तो देखो यहां पर तो क्या आ गया, a, b, c। ठीक है ना। और यहां पर देखो किस पॉइंट से पास कर रही थी, x1, y1, z1। तो यहां आ गया x1, y1, z1, और x, y और z एज इट इज। क्यों, क्योंकि जब लाइन लिखते हैं तो x, y, z तो ऐसा कैसा लिखते हैं ना। याद करो, अब तक हमने ये पढ़ा था, अब इसमें एक और चीज ऐड हो गई और वो है z माइनस z1 बाय c, और इसको बोलते हैं अपन कार्टेशियन या 3D फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। अब जरा सोचो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया बेटा जी, हमने इसी को इसमें r पुट कर दिया, इसमें a पुट कर दिया, इसमें b पुट कर दिया, कंपेयर करके ही कंपेयर ही तो किया हमने दोनों साइड को, और ये बना लिया। ठीक है ना। तो सोचो ना, इस पैरामेट्रिक को और इस कार्टेशियन को अब कुछ ही सेकंड में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब जरा आओ पिछले वाले प्रॉब्लम में, ये था पिछला प्रॉब्लम, याद करो हमने एक स्ट्रेट लाइन लिखी थी जो जिसका इक्वेशन ये था। अब मैं इसी को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं, इसी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं बेटा जी, कार्टेशियन फॉर्म में। तो टाइम लगेगा क्या, नहीं लगेगा। x माइनस x1 कितना है 2 डिवाइड बाय x कंपोनेंट ऑफ पैरेलल वेक्टर एंड दैट इज 1। फिर क्या लिखेंगे, y माइनस y1 कितना है -3, तो यहां पर हो गया +3 डिवाइड बाय y कंपोनेंट ऑफ पैरेलल वेक्टर। फिर क्या लिखेंगे, z माइनस z1 डिवाइड बाय z कंपोनेंट ऑफ पैरेलल वेक्टर एंड दैट इज 1। और ये देखिए बेटा जी, ये इस लाइन का वेक्टर फॉर्म मान लो चाहे पैरामेट्रिक फॉर्म मान लो, और ये ही इस लाइन का कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है ना। तो आप बड़े आराम से वेक्टर को कार्टेशियन और कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप खुद देखिए कितना इजी है, कितना इजी है, आप खुद देखिए बेटा जी। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला फॉर्म भी दिमाग में सेट हो जाएगा। पॉइंट चाहिए जिससे लाइन पास कर रही है, पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट चाहिए, पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट चाहिए। ठीक है ना। हम स्ट्रेट लाइन लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हमने स्ट्रेट लाइन लिखना सीखा, और किस कॉन्सेप्ट से, पैरेलल वेक्टर के कॉन्सेप्ट से। हमने और कुछ यूज नहीं किया, हमने सिर्फ क्या यूज किया बेटा जी, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर। ये देखिए बेटा जी, कुछ नहीं, हमने इस r का लोकस फाइंड करना चाहा तो हमने पता चला कि r हमेशा इस लाइन पर है, और अगर r हमेशा इस लाइन पर है तो r इसके साथ जो वेक्टर बनाएगा, a के साथ, इस फिक्स पॉइंट के साथ जो वेक्टर बनाएगा वो हमेशा b के पैरेलल होगा। तो हमने अप्लाई कर दिया ap पैरेलल टू b, एंड फॉर दैट ap इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b। ap का वैल्यू पुट किया r माइनस a, जो लैम्डा b के इक्वल हुआ, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b आ गया। हमारे पास r का लोकस आ गया, और r का लोकस स्ट्रेट लाइन होगा। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और कौन से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जो पॉइंट A से पास करती है और वेक्टर B के पैरेलल है। फिर कह रहा हूं यहां पर पॉइंट आएगा, यहां वेक्टर आएगा, और फिर कह रहा हूं अगर लाइन लिखना है इधर वेक्टर एंड 3D में तो आपको एक पॉइंट ढूंढना ही पड़ेगा जिससे लाइन पास कर रही है, और एक वेक्टर फाइंड करना ही पड़ेगा जिसके लाइन पैरेलल है। ऐसा करोगे तभी बात
बनेगी, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही बेटा जी, जब अगले लेक्चर में आएंगे तो स्ट्रेट लाइन को ही आगे बढ़ाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको कम से कम स्ट्रेट लाइन की ये दोनों फॉर्म लिखना आ गया है, पैरामेट्रिक और कार्टेशियन फॉर्म, और साथ में आपको ये भी आ गया कि कैसे इनको इंटरचेंज किया जाता है। तो चलिए, गुड बाय एंड थैंक यू।